सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं आप पता चला। हुकूमत की तरफ से भरपूर कोशिशें हो रही हैं कि कौमी सतह पर एक लाहेमल बनाया जाए और सबको साथ लेकर चला जाए आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए, क्योंकि ये कौम के मुस्तकबिल का फैसला होगा। और इसके लिए 3 रुकनी कमेटी भी हुकूमत ने बना दी है। लेकिन एक तरफ तो मुखालिफिन को मनाना है, लेकिन अपने लोग भी कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। पहला स्टॉप था MQM, उनको बनाया जा रहा है। 5 दिसंबर को कहा जा रहा है कि MQM समेत सिंध के इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे वज़ीर आज़म, उनको एतमाद में लिया जाएगा, उनके शिकवे शिकायत दूर किए जाएंगे। मजीद क्या रह गया है ये भी देखना है। अब कौमी इशू पर भी ये हो रहा है। मुखालिफिन की सुन लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी तक कुछ नहीं कह रहे। वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि पहले वज़ीर आज़म बदलेगा फिर आर्मी एक्ट की बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब इस पर अभी तक खामोश है। लगता है नून लीग किसी न किसी तरह मान जाएगी। क्या मरीम नवाज साहिबा को बाहर भेजने की शर्त रखी जाएगी? और फवाद चौधरी साहब किस तरफ खेल रहे हैं? क्या वो मैच फिक्स करना चाह रहे हैं? वो किसके खिलाड़ी हैं? फवाद चौधरी साहब ने आज कह दिया कि इदारे की ताकत छीनना चाहते हैं, एक दूसरे के इख्तियारात के दर पे हैं, लिहाजा एक डायलॉग होना चाहिए जिसमें आर्मी चीफ भी हो, जिसमें चीफ जस्टिस भी हो, हुकूमत भी हो, अपोजिशन भी हो। तो ये बात तो पीपल्स पार्टी का बयानिया था। इस सब में हो क्या रहा है? क्या इस हसास इशू पर, अहम इशू पर भी सियासत हो रही है, जो कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है कि आइंदा जो भी आर्मी चीफ बनेगा उसकी मुद्दत क्या होगी, उसकी तैनाती के हवाले से जो इब्हाम था उसको किस तरह दूर किया जाएगा। और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तौसीक के हवाले से भी फैसला बहुत अहम है और जल्द अज जल्द होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की भी हम बात कर लेंगे, लेकिन पहला पड़ाव तो ये है। इसी बारे में आज सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं, बाबा डोगर साहब भी मौजूद हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि आज किसने क्या कहा है। असद खरल साहब, ये होगा क्या? ये आर्मी एक्ट में तरमीम, क्या ये सिर्फ हुकूमत ही की जिम्मेदारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने है? और उस पर फवाद चौधरी साहब ये जो बात कर रहे हैं, ये आज इनको किस तरह याद आ गया? आइन में सबका रोल दर्ज है, किस इदारे का क्या रोल है? क्या किसी इदारे ने कोई कोशिश आपको लगता है की है कि दूसरे के इख्तियारात में आए? क्या हुकूमत ने कोई फौज को तंग करने की कोशिश की है? कोई चीफ जस्टिस की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है? कहां कुछ किसी ने कुछ ऐसा किया है कि इसकी जरूरत है? क्योंकि ये तो एक तरफ तो था कि आपने मुखालिफिन को मनाना है इस पर, तो यहां तो लग रहा है कि मुज़ाकरात की जरूरत अपनी पार्टी के अंदर है। पहले एक फिक्रा आपने इंट्रो में बोला है, शायद आप भूल गए, मुझे बड़े याद है कि फवाद चौधरी साहब किसके खिलाड़ी हैं और क्या मैच फिक्स वो कर रहे हैं। और अभी लास्ट जो आपका क्लोजिंग सेंटेंस है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है कि जो काम अपोजिशन ने बात करनी थी वो हुकूमती खिलाड़ी कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक फेज़ पहले हो चुका है, वो फेज़ है नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का। उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि नवाज शरीफ ये चाहते थे कि मेरे केसेस ख़त्म किए जाएं, मुझे क्लीन चिट दी जाए, शहबाज शरीफ साहब या दीगर भी उनकी जो ख़ास तौर पे फैमिली जो उनके केसेस ख़त्म किए जाएं, उनको क्लीन चिट दी जाए, और उसके बाद हम बैरून मुल्क जाने के लिए भी तैयार हैं। जितनी देर के लिए कहें सियासत से भी हम आउट होंगे। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या आया उसामा साहब? जी, जो इमरान खान साहब बार बार ये बयान देते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा। जब सरताज अजीज़ का बयान आपको याद होगा, जब रुपए की कीमत, डॉलर महंगा होता था, रुपए की बेकदरी होनी होती तो उनका बयान आ जाता और समझ आ के इशारे कि रुपए की कीमत कम नहीं होगी, ठीक है, तो लोग डॉलर खरीद लेते थे। मामला यह कि इमरान खान साहब जो बात करते थे, मैं इस चीज़ के ऊपर पूरी बिलीव और पूरे यकीन से और वसूख से, और बहुत सारी चीज़ों का मैं एविडेंस किसी ना किसी हवाले से, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट ज़रूर हैं, कि उनके ऊपर प्रेशर्स थे कि NRO किया जाए। दूसरी बात, चेयरमैन नैब जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन उसमें मामला कहाँ पे आ गया? जो आपने अभी बताई ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात या ये इदारों की बात जो हो रही है, मामला कहाँ पे अड़ा? जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब के हवाले से एक तो आपको पता ही है स्टांस उनका, बड़ा प्रिंसिपल। दूसरा, चेयरमैन नैब ने यह कहा था कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये केसेस ख़त्म नहीं करूँगा, लिहाजा वो मामला वहाँ पे रुक गया जी। अब मामला यह है कि जो अभी नेगोशिएशन, मुझे बताएं, आर्मी एक्ट जो तब्दील करने के लिए
तो आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी के लिए आपने सेनेट के अंदर भी हाल देख लिया, धड़न तख्ता जो अपोजिशन वालों का हुआ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, उसके बाद तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं रह जाती, मैदान वहां पे तो साफ हो गया। उसके बाद फाइनेंस बिल भी आपने पास होता देखा, तो यहाँ पे भी सादा अक्सरियत है कौमी असम्बली में, लिहाजा ये तो आराम से हो सकता है पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ही है उसामा साहब जी, आर्मड फोर्सेज जो हैं पाकिस्तान की, जो ख्वाज पाकिस्तान और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जी, उन्होंने ये पहले दिन भी कहा, कैबिनेट की मीटिंग में भी कहा कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। ये बारहा वो इस चीज़ के बारे में, और जो उनके इन क्लोजेस्ट हैं, और इमरान खान साहब भी ये बखूबी जानते हैं, वो एक्सटेंशन नहीं चाहते थे जी। ये जो एक एम्बेरसमेंट क्रिएट की गई, जो नोटिफिकेशन और रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन, ये जो पैराशूटर और जो बैठे थे वजारत कानून इंसाफ में, जहाँ पे सेक्रेटरी कानून है ही नहीं, तो ये एक सारा जो खेल खेला गया एक इदारे को, जो 5th जनरेशन वार और सुप्रीम कोर्ट को मिलान करने के लिए और आर्मी को, इसके पीछे कौन था? मैं आपको उस पर नहीं जाना चाहता, बहुत बड़ी लंबी डिबेट है, आप ऑलमोस्ट पता चल ही गया है। मामला ये था कि इसका पर्पज़ क्या था कि इदारों को आपस में लड़ाना। पहला मकसद ये था कि अदलिया और हुकूमत को लड़ा दिया जाए, दूसरा पर्पज़ ये था कि हुकूमत और फौज को लड़ा दिया जाए, फिर यह था कि फौज को अदलिया या हुकूमत से लड़ा दिया जाए। तो ये सारे प्लान उनके ABC तो हो गए फेल। सही। अब मामला क्या है कि आगे जो कैसे बढ़ना है? आगे अच्छा, कैसे बढ़ना है? आगे सिर्फ ये, अब जो आप वो आखिरी में बात आ रहा हूँ जी जी, जल्दी कि ये जो मीटिंग हो रही है, डॉक्टर साहब को ज़्यादा टाइम बिल्कुल दीजिएगा ताकि समझ आ जाए, उस पर वो डिबेट करेंगे एक आध मिनट में। उसमें आगे ये जो आ गया, जो फवाद चौधरी साहब ने जो कहानी, जो जिस जबान डिमांड ख्वाहिश किसी और की है, क्योंकि आपको पता है ना, वो मामले खसूसी स्पेशल असिस्टेंट थे वज़ीर आज़म गिलानी के, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के भी चौधरी अपना। उसके बाद जनरल मुशर्रफ जो या काफ लीग, उनके साथ भी वो तर्जमान थे जी। और उसके बाद इमरान खान साहब के अगली सफ़ों में बैठे हुए हैं, और खुद कच बम्बारी भी उनकी अक्सर आप मौके पे देखते रहते हैं। अब ये जो उन्होंने डिबेट खड़ी की है ना जी, कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं, मैं आर्मी चीफ या आर्मी जो है, एक तो बार ये है जो नाजरीन के लिए कि ये जो अभी सारा मामला हुआ है, इसमें कमर जवेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इशू नहीं है, ये है स्लॉट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, जो 74 साल 72 से जो जमहूरियत के लंबरदार है, वो उसके पे ऊपर मामला जो है कानून जो खामोश था, वो अवाम है, उसको दूर करना है। और वो किसने करना है? अच्छा। वो इन्हीं पार्लियामेंट ने कंसेंसस से वो जो स्लॉट, उनको जो टाइम पीरियड दिया गया बीच में 6 माह, वो सुप्रीम जो पार्लियामेंट है। अब ये सारी पार्टी, एक सिर्फ आखिरी एक जुमला, आर्मी चाहती है कि कंसेंसस अगर मुतफिका राय से ये जो सारे मामला होते हैं तो ठीक है, वरना जो भी नया हमारा आर्मी चीफ आएगा वो भी कॉम्पिटेंट है। लिहाजा इस इदारे को ना कोई डिजायर है, ना इमरान खान साहब ने कहा जी जी, हम समझते हैं। बाबर डोगर साहब से इस बारे में बात कर लेते हैं। बाबर डोगर साहब, मुखालफिन तो एक तरफ हैं, उनको तो मनाना है, ये अपनी सफ़ों में क्या हो रहा है? उसामा साहब, पहले तो ये चीज़ समझने वाली कि ये फवाद चौधरी साहब ने जो बयानात दिए हैं, क्या ये बयान उनकी अपनी उनका अपना ख्यालात हैं? क्या उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब अदारों के दरमियान कोई हम मांगी नहीं है और इसलिए इसके लिए एक करना चाहिए कि अदारों को करीब लेके आना चाहिए? आइडियल है वो तो भी हाल ही में सर, या फिर अदारों ने इनसे कहा है? क्योंकि मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अदारों के दरमियान कोई इत्मीनान का फुकदान है या अदारे अपने दायरे कार में काम नहीं कर रहे। ये तो वो बातें थी जो मौलाना फजलुर रहमान कंटेनर के ऊपर चढ़कर कह रहे थे। मौलाना इस तरह की बातें कर रहे थे कि जी जनाब फौजी अपने जो है फौज जो है वो अपने दायरे में रहकर काम करे, फलाना अपने दायरे में रहकर काम करे। और ISPR ने उस पर वजाहत भी कर दी थी, कहा था कि जनाब अदारे अपने दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। फौज एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करती रही है। तो या तो फवाद चौधरी साहब स्पेसिफाई करें, बताएं कि वो कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर जिससे उनको लगा है कि अदारे जो है वो अपने दायरे में काम नहीं कर रहे। बताएं कौन सा ऐसा अदारा है जो अपने दायरे से बाहर काम कर रहा है। बताएं कि कौन सा अदारा जो दूसरे अदारे के अख्तियारात को छीनना चाह रहा है। ये वजाहत चाहिए, इसकी पूरी कौम इनसे वजाहत मांग रही है। अदरवाइज इस तरह की दुर्फितनियां छोड़ना, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना, ये तो ये मुझे एक बात बताए, मुझे तो ये नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब जो है वो किसके कहने पे ये बातें कर रहे हैं, वो अपने दायरे से बाहर क्यों जा रहे हैं। अपनी मिनिस्ट्री जो उनकी है
उस पर फोकस करें। अपनी मिनिस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ है, उस पर तो काम किया नहीं है और गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं, अदारों को ये टारगेट कर रहे हैं। इनके एक तरह से ये कह रहे हैं कि अदारे जो है वो शुतर बेमार चल रहे हैं, किसी हर अदारा दूसरे की पावर लेना चाह रहा है। और ये वह सियानी आर्मी है पाकिस्तान में जिनको ये सारा नजर आ गया है और अब ये समझते हैं कि जो अदारे हैं उनमें फुकदान है एतमाद का और अदारों से बाहर काम कर रहे हैं और इनको बड़ी इसकी तकलीफ है। सर अदारे अपने अपने दायरों में काम कर रहे हैं। एग्जेक्टिव हेड जो है वो चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो उसको देख रहे हैं। जहां तक बात यह कि जुडिशरी में मामला जाते हैं, सभी इदारों के जाते हैं। जुडिशरी का काम है सवाल करना और जुडिशरी का काम है फैसले करना। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो साबित होगी कि जो अदलिया है वो इंडिपेंडेंट है। उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा मामला, तो पार्लियामेंट अपनी जगह सुप्रीम है। मेरी एक बात सुने, आर्म फोर्सेस आर्मी चीफ का इशू था, आर्म फोर्सेस की कोई इंटरफेरेंस नहीं आई सामने। मुझे पूरे पाकिस्तान में साबित कर रहे, पूरी दुनिया में साबित कर रहे कि आर्मी ने अपने दायरे से बाहर आकर इस इशू पे इंटरफेयर किया हो। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट जो थी उसको समन किए गए, उनके अटॉर्नी जनरल आए, उन्होंने आकर सारी चीजों की वजाहत की। कहीं यह साबित हो कि एक आर्मी की इसमें इंटरफेरेंस हुई या गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया। गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, कोर्ट ने उस पर अपना फैसला दिया, शॉर्ट जजमेंट आ गई, डिटेल के साथ आ जाएगी। कहाँ पर कहीं ऐसा लगा, एहसास हुआ, महसूस हुआ कि कोई अदारा अपने दायरे से बाहर काम कर रहा है, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आर्मी हो। तीनों ने अपने अपने दायरों में काम कर रहे हो, बड़ा एमिकेबली ये मामला सेटल हो गया है जी। अब मुझे एक बात बताएं कि फवाद चौधरी साहब एक्सप्लेन करें, बताएं कि वो कौन सा अदारा है जो दायरे से बाहर काम कर रहा है। फवाद चौधरी सर फवाद चौधरी तो वाहद बंदे हैं जो कभी शेख रशीद की मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, कभी फिरदौस आशी की मिनिस्ट्री में चले जाते हैं। इनका तो अपना उसकी वजह सुन ले। फवाद चौधरी का बयान ऐसे नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है, इतनी हुकूमतों में वो अहम ओहदों पर क्यों रहे, वजह क्या है? कोई खास गिदड़ सिंह है उनके पास? वो अपने दायरे की बजाय एक दूसरे दायरे में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको नजर आ रहा है। अच्छा, आप थोड़ी सी बात मेरी समझे जरा। ये फवाद चौधरी साहब अगले घर की तलाश में है। नहीं, उन्होंने बिलावल से कहा था कि मैं आपके लिए रास्ता साफ करूं। अगली नौकरी की तलाश में है। मैं आपको बता रहा हूं खान साहब, आपके ये जो फवाद चौधरी साहब हैं, इनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक और आपके करीबी बड़े साथी हैं जो इस वक्त कैबिनेट में तो नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आपके बहुत करीबी साथी हैं। उन्होंने एक अहम अब मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, दोस्त ने जिसने मुझे बताई ये बात, उन्होंने उनका नाम लेके कहा कि वो ये कह रहे हैं, यानी खान साहब के अगर सबसे करीब जिनको समझा जाता है कि खान साहब जा रहे हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरा, वो उस बंदे ने कहा कि खान साहब के करीबी दोस्त ने कहा कि उनकी एक जो किचन कैबिनेट का एक बंदा है या बंदी है, उसकी जगह पे आपको हम रखना चाहते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अगली नौकरियों की तलाश में तो नहीं शुरू हो गए, लेकिन मेरा ये ख्याल है इमरान खान साहब को चाहिए कि डायलॉग करें फवाद चौधरी के साथ कि जनाब आप अपना मसला बयान करें कि आपको मसला क्या है। अच्छा, अदरवाइज अदारों के दरमियान डायलॉग की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। आप अदारे पहले ही अपने बिलावल की, मरियम की, जरदारी की और नवाज शरीफ की जो उनकी डिजायर है ना। सर खबर रह जाएगी। जी जी, मुझे ये बताएं कि अब हम बात करते हैं इत्तेहादियों की। ये तो अपनी पार्टी का बंदा है ना जी, ये तो वजीर है अपनी पार्टी से ही, लेकिन दूसरे भी हैं, मिसाल के तौर पर MQM, उनके पास पहुंचे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। अब उन्होंने उनको कोई मनाया है, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन फिर जुबानी बातें वहाँ पर हुई हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी कुछ चीज़ों पर अमल हो रहा है, बड़ा आहिस्ता है, कुछ पर नहीं हो रहा, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब आखिरकार बात यह है कि जनाब इनकी मुलाकात अब वज़ीर आज़म से होगी और गालिबन GDA भी साथ होगी। उनसे मुलाकात के बाद पता नहीं अब क्या, अभी कहा जा रहा है कि 2 अरब रुपया तो जारी हुआ पिछले दिनों ही बलदियाती हुकूमत के लिए कराची की, और 8.5 अरब रुपए का कहा जा रहा है कि उनको देने। तो बाबर डोगर साहब मजीद क्या अब क्या और मिनिस्ट्रियाँ होंगी? यानी इस कौमी इशू पर आर्मी एक्ट कोई हुकूमत की तो अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, कौमी इशू है, आईनी तरमीम इसके लिए नहीं चाहिए सिर्फ। ये हुकूमत तो चाह रही है कि एक अच्छा पैगाम पूरी दुनिया में जाए, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी, और दुश्मनों को भी पता लगे कि पूरी कौम कौमी इश्यूज पर इकट्ठी है, इस्तेहकाम के लिए इकट्ठी है। तो फिर ये अब लेन देन कहां से शुरू हो गया? सामा साहब ये हमेशा ही होता रहा है। मैं कोई 70 साल से अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख ले, इत्तेहादी जो है वो इसी तरह बिहेव किया करते हैं।
जब भी गवर्नमेंट को कोई इशू आता है तो वो फिर अपनी आंखें दिखाते हैं। अगर आप देखें बजट जब आया था तो जब बजट ये सवाल फवाद चौधरी साहब पीटीआई के इत्तेहादी हैं, सिर्फ इस सवाल वो तो चले सर फवाद चौधरी साहब का तो मुझे आज तक ये नहीं पता कि वो किसके साथ हैं, सिंसियर किसके साथ हैं, कि वो पार्टी के साथ सिंसियर हैं, मुशर्रफ साहब के साथ सिंसियर हैं, या इमरान खान साहब के साथ सिंसियर हैं, या पता नहीं उनको तो खुद नहीं पता कि मैंने कहाँ पर खुद कुछ हमला कर देना है। असल चीज़ ये है कि सर ये होता है, आप बजट जब आया था उस वक्त भी इत्तेहादी जो थे वो नाराज़ हो जाते हैं। होता ये कि अमूमन गवर्नमेंट जो है इत्तेहादियों को आगे पीछे लिफ्ट नहीं करवाती, तो इत्तेहादी जो होते हैं वो इस वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं जब गवर्नमेंट को उनको जरूरत पड़ती है, धरने में भी डिमांड जो है वो पूरी सामने रख देते हैं, चाहे वो धरना हो चाहे वो बजट हो, जहाँ पर उनके वोट की जरूरत होती है ना वहाँ पर आकर वो फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। उसामा साहब मैं तो इसको रूटीन का हिस्सा समझता हूँ कि MQM है जो कराची के लिए पैकेज मांग रही है, कराची के लिए वो चाहते हैं कि कुछ डिलीवर करें, गवर्नमेंट के अपने रेस्टोरेंट्स हैं, गवर्नमेंट जो है वो वादे कर लेती है, वादे पूरे होते नहीं है। उसके बाद जब इस तरह की सिचुएशन आती है, मैं आपको बेट लगा कर कहता हूँ MQM 1 करोड़ % जिस लेजिस्लेशन पे गवर्नमेंट करेगी वोट डालेगी 100%। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि MQM फरोग नसीम साहब नहीं मिनिस्टर जो है फरोग नसीम साहब उनका किस जमात से तल्लक है? MQM से है। तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल जवाब आ गया। वकील किसके थे सर? वकील किसके थे आगे चल आपको याद आता है किसके लिए रिजाइन किया था? परवेज मुशर्रफ साहब की वो वकील रहे। नहीं अब किसके लिए रिजाइन किया था? आर्मी चीफ के। अब लेजिस्लेशन क्या होनी है? उन्होंने करनी है करानी। तो आप ये कानून मौजूदा तो आप ये समझते हैं कि MQM जो है वो इस लेजिस्लेशन से दूर है? पार्टी की अलग भी हो सकती है। वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेगी। नसीम साहब किसकी काबीना का हिस्सा थे? इमरान खान की। और MQM किसके खिलाफ बात कर रही थी धरने के दौरान? तहरीक इंसाफ साहब इशू MQM को नहीं है और उस वक्त प्रेशर था मौलाना फजलुर रहमान का, तो उस वक्त MQM ने फिर क्या किया था? सर एक बंदे की बात अलग होती है, पार्टी फिर अपने अच्छा नहीं बताता हूं पता नहीं GDA वाले क्या करेंगे। अभी तो काफ लीग वालों ने फिर कहना है जी मुनीस इलाही को वजारत दें, पता नहीं क्या क्या होगा। सुन ले इशू MQM को नहीं, नंबर 1 काफ लीग नहीं कहेगी। आज इशू MQM को नहीं है, अच्छा इशू काफ लीग को नहीं है, इशू जो है किसी भी इत्तेहादी GDA हो गई उनको नहीं है, ये लिख ले। अच्छा इशू इवन के पीपल्स पार्टी को भी नहीं आएगा, नून लीग को भी नहीं आएगा, वो सर चढ़ कर नहीं बोलेंगे। अच्छा कोई डिमांड नहीं रखेगी क्यों? मरियम ये कुछ सियासी मामला तो नहीं है, साहिबा के ये तो कौमी और आईनी मामला है। लो जी मैं आपको तो सर आज कर दे, सुप्रीम कोर्ट है तो फिर आज पेश कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ ये तो ऐसे लोग दरअंदाजी कर रहे हैं, उनको कोई बिला मशरूत बगैर किसी शर्त के इस लेजिस्लेशन में हुकूमत आईनी तरमीम भी कहेंगे तो 2 दिन मुतफिका होगी। फिर ये सब मुलाकातें जी, फिर किसने वज़ीर आज़म से मिलना, फिर ये बयानात बिलावल के हैं, शहबाज शरीफ साहब अभी तक जनाब हमारे हमने नाम भेज दिया जितलाना और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और दूसरे आर्मी को ये अगर कहे ना, मैं ये बता दूं कि आर्मी अगर कंप्रोमाइज करेगी आप इस तरह लेजिस्लेशन में, स्लॉट के वाले से है, अगर आप मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो कमर जवेद बारियों से तो पहले कह रहे कि दूसरे आ जाएंगे। मामला ये है कि वो तैयार बैठे। अब ये सिर्फ ये है कि फवाद चौधरी जैसे लोग जो हैं, जो शहबाज शरीफ या नून लीग नहीं बात कह सकती, जो पीपल पार्टी नहीं कह रही, इस लेजिस्लेशन के ऊपर मैं पहले दिन से कहा, 27 नवंबर को मैं ट्वीट किया, 28 को ये आया ना फैसला, मैंने 27 को ही कहा था कि हमारी तमाम पार्टी, उस वक्त ये बात लेजिस्लेशन की कहीं दूर दूर भी नहीं थी कि अगर ऐसा मामला आया तो तमाम पार्टी अक्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर मुत्तफिका एग्रीमेंट होगा कि स्लॉट के हवाले से जो एम्बिग्यूटीज हैं इन फ्यूचर वो ना हो, क्योंकि ये ही एक बालादस्ती है इदारों की और सुपरमेसी पार्लियामेंट की आप होल्ड हो रही है जी सुप्रीम कोर्ट की पहली मर्तबा आप होल्ड हो रही है। जो आर्मी हमेशा पहले इंटरवेंशन करती थी वो खत्म हो गया। तो आप ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह कश्मीर के इशू पर सब जमातें इकट्ठी हो गई थी, अब इस कौमी इशू पर भी सब इकट्ठे हो जाएंगे, पहले भी पार्टियां इकट्ठी होंगी। देखिए तो हमारी मुबेवतर पार्टियां, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी पॉइंट्स को साहब ये तो आपने कमाल किया। नहीं कहना, आपने देखा माजी में डॉक्टर साहब बताए तो बिलावल कह रहे हैं कि पहले वज़ीर आज़म का इस्तीफा होगा, बाद में जब साना एपीएस हुआ तो उस वक्त इमरान खान कंटेनर पे थे, फौरन खत्म कर दिया उन्होंने। उससे पहले जब मामला हुआ ऑपरेशन का, जो नेशनल एक्शन प्लान था, तो सारी पार्टी एक पेज पे नहीं आई। बिल्कुल देखिए जब नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सलामती का, इंटेग्रिटी का, इदारों की बात होती है तो फिर हमें हर वक्त बैशिंग हम करते हैं, फिर उन पार्टियों को उस वक्त वही सियासी। अच्छा नून लीग नहीं कहेगी कि मरियम नवाज साहिबा को बाहर जाने दिया, वो अलग से बात है, वो आपस में होंगी, लेकिन अल्टीमेटली ना इमरान खान मानेंगे ना बाजवा साहब मानेंगे। इस इशू पे PMLN बगैर किसी शर्त के
मैं आपको बेट लगा के मेरे पास एक और इशू है। हमने ब्रेक के बाद इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करनी है। क्या उस इशू पर भी नून लीग कहेगी नहीं जी हमें कोई एतराज नहीं और मरियम साहिबा बेशक कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे, ना वो जेल से बाहर आना चाहते थे, ना वो जमानत की दरखास्त देना चाहते थे, उनको तब मनाया गया जेल से बाहर लाने के लिए, इलाज के लिए मनाया गया, फिर उनको मनाया गया कि आप बाहर चले जाएं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब को भी मनाया गया है कि जनाब कल जमानत की दरखास्त दायर करें, वो बेटी की बात मान गए हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। आसिफ अली जरदारी साहब की जमानत की दरखास्त अब कल दायर की जाएगी तिब्बी बुनियादों पर, और कहा यह जा रहा है कि वो तो ये नहीं करना चाहते थे, वो जमानत लेना ही नहीं चाहते थे, दरखास्त नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उनकी बेटी ने आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने उनको मना लिया है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को भी उनके करीबी लोग मनाते रहे थे। तो असद खरल साहब, क्या ये वही कहानी दोहराई जाने वाली है मियां नवाज शरीफ साहब वाली? क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं प्रोग्राम में बड़ा वाज़ेह कि अब पार्ट 2 भी शुरू होने वाला है। बात यह है कि पहले मरियम बीबी कहती थी कि पापा नहीं मान रहे, बाऊजी नहीं मान रहे, फिर पूरे चश्मे फलक ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बाऊजी ने माना भी, बाऊजी ने दरखास्त भी दी और बाऊजी टाटा बाय बाय करके चले भी गए। फिर आपने देखा जरदारी साहब के बयान आए बड़े कि मैं ज़मानत नहीं लूँगा, मैं यहाँ से क्लीन चिट लेके निकलूँगा, मैं ना झुकने वाला हूँ ना मैं डरने वाला हूँ, मैं पहले भी हमने जेलों को फेस किया है। तो अब बिलावल कह रहे हैं कि पापा मान गए। ये सब बीमार है ना मियां साहब को भी, आपको पता है डॉक्टर का बयान आया है, वो भी बीमार थे और कुछ दिमाग में जाने वाली वो भी बीमार ही थे। और उस वक्त भी हम भी ये बार बार अपने प्रोग्राम में कहते थे, मैं भी कहता था कि नवाज शरीफ से ज्यादा जरदारी साहब बीमार हैं, लेकिन सिग्नल का इंतजार है कि कब ये चीजें आनी है। मैंने पहले ही कहा था कि नवाज शरीफ के बाद अगला नंबर जरदारी साहब का लगने वाला है। जरदारी साहब जो है वो आप मान जाएंगे अचानक, वो ज़मानत की दरख्वास्त भी दे देंगे, बोर्ड की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, मेडिकल बोर्ड उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक रिपोर्ट्स तैयार कर देगा। तो जब मेडिकल डॉक्टर का लिखा हुआ तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। अदालत के सामने जो कम से कम रिकॉर्ड आएगा ना, उसमें अदालत बेबस हो जाएगी उनको रखने के लिए। अदालत के सामने एक जो क्रिटिकल सिचुएशन सामने आएगी, उसकी बुनियाद पर अदालत बेबस हो जाएगी उनको जेल में रखने के लिए। सवाल तो ये है कि फिर इमरान खान साहब फिर ये कहेंगे कि जनाब के मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो बोर्ड ने मिसलीड किया, या मेरे सामने तो ये रिपोर्ट आई, वो ऐसी बातें चलती रहेंगी, बहुत ही बीमार हैं और वो जिंदा नहीं रह सकते और छोड़ना पड़ा और मुझे रहम आ गया, या फिर क्या आपका मतलब ये ट्रेलर दोबारा चलेगा? मामला सिला रहमी का नहीं, या रहम आने का नहीं, या इमरान खान साहब की वोट तो देनी है, बेल तो देनी है कोर्ट ने, अप्लाई करना है क्लाइंट ने। अब क्लाइंट जो है वो समझता है कि डॉक्टर वगैरह ये बोर्ड उसने मैनेज कर ली है, तो जाहिर बात है रिपोर्ट जब उसकी बुनियाद पे अदालत उसको बेल देनी है या नहीं देनी, लेकिन डॉक्टर तो गवर्नमेंट के अंडर है सर, गवर्नमेंट को नहीं मैनेज करती। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर भी है, उधर सिंध गवर्नमेंट के डॉक्टर भी हैं, इधर भी मैनेज हो जाते हैं, बड़े से लोग मैनेज, बीच में मीडिएटर भी बैठे। तो इमरान खान साहब का मैं नहीं इसमें करता, मामला ये है कि ये अब बदकिस्मती है सिस्टम की, मुल्क की, अगली आ जाए। बिलावल साहब कह रहे हैं, छोटा बिलावल जल्दी से, बिलावल साहब ये कह रहे हैं, मुझे पहले भी मुझे शक था लेकिन अभी मुझे यकीन में बदलती जा रही है कि वो बहुत ज्यादा नाबल्द हैं। सेंटर फरूक एच नाइक, नैयर बुखारी दाएं बाएं के होते खड़े, वो ये कह रहे हैं, अब बड़ी छोटा सा बयान, वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के मुंतजिर है, उम्मीद है अदालती फैसले से हमें रहनुमाई मिलेगी। जी बिलावल साहब, तफसीली फैसला अभी आपकी लेजिस्लेशन जो 6 महीने की मुद्दत दी गई है उसके बाद आना है, और आपको डायरेक्शन और वाज़ेह जो चीजें रहनुमाई अदालत ने मुकम्मल तौर पे दे चुकी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको किसी ने ये बताया नहीं। अभी तो आप कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी साथ देगी, और वो साथ तो देगी, कह रहे हैं कि जी आगे सुन ले, आजम नहीं चाहते कि वो इत्तेफाक राय पैदा करे, हर मामले को बिगाड़ते हैं। सुन ले, आगे वो सुन ले, आ गई ना लाइन, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अच्छा बताएं। वो कहते हैं वजीर आजम के रवैये से लगता है कि वो कानून साजी के लिए इत्तेफाक राय नहीं चाहते। अब बीच में अब वजीर आजम का कहां से रोल आ गया? एक तरफ शॉर्ट जजमेंट की बजाय वो तफसीली जजमेंट की मुंतज़िर हैं, इससे पहले फिर लेजिस्लेचर तैयार भी हो गए, लेकिन वो कहते हैं इमरान खान साहब डंडे से हमें दबाव भी रखना चाहते हैं और हम करना भी चाहते हैं तब्दीली, ये तरमीम कहते हैं थोड़ा नरमी रहनुमाओं पर दबाव डालना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी दूसरे मामलों में इत्तेफाक राय पैदा
नहीं कि हर मामले में गैर संजीदगी मिलते ही नहीं है। बिलावल को बुलाएं, मिलें बिलावल साहब को पैम्पर कहते हैं ना, जिस तरह फजल रहमान साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे बड़ा फोन किसी बंदे का आए, मुझे मिलने आए, लेकिन उनकी ख्वाहिश वो पूरी नहीं हुई। तो अब अपोजिशन आप से बिलावल पड़ेगा, साहब इसके बगैर कैसे आप करेंगे? इमरान खान साहब उनको बुलाएं, भाई वो आपको नहीं बुलाएंगे, उनके लोग आएंगे, तो फिर बिलावल इनकार कर देगा। आप ये रवैया बिलावल कहेंगे मैं नहीं मानता, फिर क्या मजाल। अच्छा बाबर डोगर साहब, आप मुझे बताएं कि क्या ये अब मामला आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत का है, इसको बिल्कुल अलहदा रखा जाएगा और आर्मी एक्ट को बिल्कुल अलहदा रखा जाएगा? अलहदा ही रहना चाहिए सर, ये है ही अलहदा। आर्मी एक्ट पर तो जरदारी साहब जेल में हो या बाहर हो, फिर पार्टी ने वोट डालना ही डालना, ये मैं आपको आज कह। तो फिर बिलावल के बयान तो देखे ना, बिलावल तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं होंगे। आप ये नहीं कह रहे, उन्होंने ये कहा कि हम आर्मी एक्ट में वोट नहीं डालेंगे, वो कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर कोई और होगा। नहीं, इधर तो ये भी नहीं कह रहे, वो कह रहे दबाव ना डाले, प्यार करे हमसे, पैम्पर करे, सिर्फ ये बेल पर जा रहे हैं। जो मेडिकल जो कोर्ट है उसने बेल देनी है, जो मेडिकल बोर्ड बनेगा उसकी रिकमेंडेशन पर, उसकी बुनियाद पर, सिंपली इतनी सी चीज है। मेडिकल बोर्ड लिख कर दे दे कि जरदारी साहब जी की जिंदगी को खतरा है और उनका जो इलाज है वो यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हो रहा, या जो उनको बीमारियां हैं उसका इलाज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, या इस अस्पताल में पॉसिबल नहीं है, और मेहरबानी कर ये जो इनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, तो इनको इस दबाव से निजात दिलाने के लिए इनको बेल दे दी जाए ताकि ये अपनी मर्जी से अपना इलाज करवा सके। और हुकूमत इसकी शदीद मुखालफत की, अगर हुकूमत ने सर, अगर मेडिकल बोर्ड सिर्फ एक चीज है, एक फ्री के नैब है, एक फ्री का मेडिकल बोर्ड और एक अटॉर्नी जनरल होंगे वहाँ पर। नैब कह दे कि जी ठीक है जनाब, हमें लिख कर दे दें कि ये कहीं जाएंगे नहीं, जब बुलाएंगे ये आ जाएंगे जी। मेडिकल बोर्ड लिख कर दे दे कि जनाब ये शदीद बीमार है और अगर उनको इलाज ना फौरी तौर पर करवाया गया तो उनकी जान को खतरा है। और अटॉर्नी जनरल कह रहे कि जनाब ठीक है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को कोई रिजर्वेशन नहीं है, अगर ये अपना इलाज कहीं करवाना चाहते तो जाके तो ईसीएल में नाम भी गवर्नमेंट उसी फैसले की बुनियाद पर निकाल सर। तो वो जरदारी साहब कोर्ट के पास क्या ऑप्शन आया था? कोर्ट ने तो इन्हीं की बुनियाद पर चलना है ना। कोर्ट का मेरिट तो यही है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, उसके बाद लेकिन डोगर साहब मुझे ये इमरान खान के पास क्या रह रहा था इख्तियार, क्या वजीर आजम उनको रोक सकते हैं? मुझे ये बता दे जरा। अगर बोर्ड ये कह दे सिर्फ अगर और बोर्ड मेडिकल बोर्ड जो है वो ये कह रहे कि नहीं जी पीएमसी में सारी सहूलतें मौजूद है, जो उस इलाज होगा। तो जो जरदारी साहब, जो बिलावल साहब प्रेशर डाल रहे हैं ना कि जी प्राइम मिनिस्टर कोई और होगा, वो होगा, आप देखिएगा अल्टीमेटली उनकी रिक्वेस्ट यही है कि जनाब माई बाप ये बोर्ड पहले सिंध और फिर मैं 2-3 महीने से ना मेरे कान पक गए अफवाहें सुनते हुए कि इमरान खान साहब जा रहे हैं, ये हुकूमत जा रही है। वो नहीं जाते। इमरान खान साहब जा रहे हैं। मेडिकल बोर्ड की जो खल साहब ने बात की है उसकी जो सिफारिशात है, ना इमरान खान साहब जा रहे हैं, ना इमरान खान साहब जा रहे हैं, ना इमरान खान साहब जा रहे हैं, और ना अब सरदार उस्मान अहमद खान बुजदार साहब जा रहे हैं। तो बाकी सारे चले जाए। पहले सिंध, फिर बरूने मुल्क, फिर मरियम साहिबा, आखिरी खबर बाहर आ रहे हैं। आखिरी मौजूद बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने तकरीयां जनाब, ये बड़ा एक आईनी बहरान था, एक बड़ा इदारा, और उसके लिए अब लगता है कि बड़ी तेजी से पेशरफ्त हो रही है। दोनों तरफ से नाम भी आ गए हैं और दोनों तरफ से बयानात इस तरह के आ रहे हैं, क्योंकि इसमें है शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ साहब तो लगता है कि कुछ आसानी से ले दे के कोई मामला तय हो जाएगा। तो बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला हो या सिंध और बलोचिस्तान के मेंबरान हो, ये खुश उसलूबी से मामला हल हो जाएगा? क्योंकि इसमें तो शहबाज शरीफ साहब हैं और इमरान खान साहब हैं, बस हुकूमत में दो ही बड़े हैं जिन्होंने ये फैसला करना है। सर, मेरा ख्याल है कि ये इशू जो है वो थोड़ा सा पेचीदा होगा, नाम पे टसल होगी, इतनी आसानी से नाम जो है उस पर इन दोनों पार्टीज़ में कंसेंसस पैदा नहीं होना। जो नाम पार्टी जो नाम PMLN ने कंसेंसस के साथ जो नाम दिए हैं, आप देखें तो इसमें एक नाम तो जो है नासिर खोसा साहब है। नासिर खोसा साहब का जब नाम आया था चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, तो इमरान खान साहब ने नहीं माना था। आपको याद होगा कि वो तो इंटरम CM था, 3 महीने के लिए था और उसने चले जाना था, और इंटरम CM का कितना का रोल होता है इलेक्शन करवाने में, ये खल साहब और आप सारे जानते हैं। इवन उस पे भी इमरान जो थे, लेकिन डोगर साहब ये नाम क्यों गया? सर एक मिनट मेरी एक बात सुन लें, उस पे भी इमरान खान तैयार नहीं हुए। दूसरा नाम है अखलाक तारड़ साहब का। अखलाक तारड़ साहब जो है वो जो मियाँ साहब के वकील हैं, तारड़ साहब, क्या नाम है खल साहब उनका?
वो जो रफीक तारड़ साहब के गालबन कोई रिश्तेदार अताउल्लाह तारड़ है। अताउल्लाह तारड़ नहीं है सर, आजम नज़ीर तारड़ साहब के ये कज़न है। और आजम नज़ीर तारड़ साहब जो है वो मियाँ साहब से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का उनका केस लड़ने का कोई मुआवजा ही नहीं लिया, बिल्कुल फ्री में उनका केस लड़ा है। तो जो अखलाक तारड़ साहब हैं ग्रेड 22 में रिटायर हुए हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, पंजाब में भी काफ़ी पोजीशन पर रहे हैं। तो उनका नाम आजम नज़ीर तारड़ ने तजवीज़ किया तो उसका नाम डाला गया क्योंकि वो मियाँ नवाज शरीफ के वकील रहे हैं। तो ये दो नाम आ गए हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब किसी सूरत में भी इन नामों पर एग्री करेंगे। जिस बंदे का नाम वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए जिन्होंने उन्होंने अप्रूव नहीं किया, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम है, तो फिर वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। मैं एक चीज तो क्लियर कर दूं, ये तीनों नाम जो है ना ये इमरान खान को किसी सूरत कबूल नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर बनना है सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना है, उसने आने वाले इलेक्शन करवाने हैं और उसी पे सारा डिपेंड करना है, उसी ने फैसला करना है। ये जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं इसका फैसला भी उसी ने करना है। तीनों पार्टियों की किस्मत इसी पे है कि तीनों का तलवार लटकी रहेगी इन पे। तो इस तरह जो इतने क्लोज नाम है, जो इतने क्लोज लोग हैं जिन पे पहले कंसेंसस नहीं हो सका, अब भी कंसेंसस नहीं होगा। लेकिन एक मुझे ये साल हो गया सर, पता नहीं ये जनरल का मामला लटका हुआ है। हो रहा है मामला। एक तो 6 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको पता है सरदार रजा जो है वो इमरान खान की मान लेगी ऑपोजिशन। अगर बाबर साहब कह रहे हैं ऑपोजिशन के नाम तो इमरान खान मानेंगे, तो इमरान खान रजा साहब के बारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर 2 मेंबर जिस तरह वो लटका हुआ मामला, अब ये जो नाम दिए गए ये क्यों दिए गए, इसके अंदर पर्पस भी एक है। मैंने बता दिया डॉक्टर साहब ने एफिलिएशन का। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अभी मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है रिस्पेक्टेबल जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब, मैं ये समझता हूँ कि जब आपने डॉक्टर साहब देखा था पनामा केस के दौरान कि नासिर खोसा साहब को ये बाहर से नून लीग वाले किस तरीके से लाए थे पता है आपको। वर्ल्ड बैंक में इनको चीफ सेक्रेटरी भी रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी इनको ओहदा भी दिया, इनको लाया गया। लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को जिस तरह मुख्तलिफ रूमर्स भी ये खबरें आई, उन्होंने ये कह दिया कि आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे, राब्ता भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद इस तरह की, और इनको भी पता है कि वो नहीं मानेंगे। अभी मुझे ये लग रहा है कि नासिर खोसा साहब के इन्होंने तो नाम इसलिए दिया कि शायद चीफ जस्टिस के भाई की वजह से इमरान खान साहब मानेंगे तो फिर भी हमारे शायद लालिस्ट हैं, और नहीं मानेंगे शायद वो चीफ जस्टिस साहब ऑफेंड होंगे। मुझे ये लग रहा है कि एक इंटेग्रिटी की बाइस ये खोसा बरादरान की मैं समझता हूँ, तारक खोसा साहब हो, आसिफ सईद खोसा साहब हो और नासिर खोसा साहब की इंटेग्रिटी के ऊपर मुझे कोई मसला नहीं है। उस वक्त नासिर खोसा साहब ने भी कहा दिया कि आप मुझे बुला तो रहे हैं, लेकिन अगर ये मुझे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि मैं अपने भाई को कहूंगा भी नहीं ये सारे मामले में, तो अब मेरा ख्याल है वो खुद ही, एक तो वो अपने नाम उनसे मेरा ख्याल है इन्होंने कॉन्सेंट नहीं लिया, ये आपको खबर आ जाएगी। मेरा ये यकीन है कि नासिर खोसा साहब ये कहेंगे कि मेरा नाम किसने दिया और किससे पूछ के दिया, उनसे कॉन्सेंट नहीं ली होगी। ये शरारत की है इन्होंने, एक पत्ता खेला है इदारों की इंटेग्रिटी को खराब करने के लिए। खोसा बरादरान की इंटेग्रिटी के ऊपर डोगर साहब को पता है, तारक खोसा उस वक्त DGFI थे, फिर सेक्रेटरी नार्को कंट्रोल थे, मखदूम जो शहाब थे, प्राइम मिनिस्टर का नाम आया था जब उनका ब्रांड निकल रहा था, उस वक्त इशफाक परवेज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उस वक्त ये सेक्रेटरी नार्कोटिक कंट्रोल थे, DGFI से इनको हटाया गया था गिलानी साहब ने और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने। लेकिन इन्होंने उस वक्त जो नॉमिनेटेड जो प्राइम मिनिस्टर था उसके अरेस्ट वारंट इनके दौर में जब ये सेक्रेटरी नार्कोटिक्स कंट्रोल थे वो एफिडेविट केस में नासिर खोसा साहब को अहम ओहदे पर रहने के बावजूद नवाज शबाज ने इन्फ्लुएंस भी किया, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कॉन्सेंट भी नहीं दी। ये लाए थे, परसेप्शन था, लेकिन उन्होंने कोरा जवाब दे दिया। अब ये नाम दे के सर आखिरी सवाल हो जाएगा, बहरान 1 साल से है, इस तरह ही रहेगा, हाल कंसेंसस से हो जाएगा, पहले भी होते रहे। बाबर साहब कह रहे हैं कि मानेंगे नहीं, मेरा ख्याल है कि तो अगर नहीं मानेंगे ना उसका भी हल है, ये मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे जिस तरह पहले आर्मी चीफ के मामले में आपको पता है कुछ लोगों की ख्वाहिश थी सर, पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, उन्होंने कहा कि आप हल करें, ही जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ यहाँ पर है ही नहीं है, अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर बैठना है, तो मुझे तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, तो ये पार्लियामेंट कमेटी से भी ये हल नहीं होना। सर अल्टीमेटली मेरा ख्याल है
कि वो अगर नहीं भी निकालेंगे तो खोसा साहब कहेंगे कि चूंकि मेरे भाई का नाम है वो सियासी निकाला मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं जब हल करेंगे। वैसे में इमरान खान की क्या कसूर है? आप जब ऐसे लोग जब जिस वकील गई हुई है अदालत, वो कहते हैं जी जल्दी हल करें, ये बड़ा अरसा हो गया है। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ फैमिली के वकील के नॉमिनी अगर इमरान खान उससे मान जाए तो क्या ये ठीक है बात? इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट। बहुत शुक्रिया खरन साहब। हाँ जी, क्लोजिंग का टाइम हो गया। आप दोनों का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।